डेट है आज 19 फरवरी 2021। तो आज के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं वो देखते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे रोज़ की तरह, जो कुछ स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे और कुछ करंट अफेयर पे। तो स्टार्ट करते हैं आज के कौन कौन से टॉपिक हैं। फर्स्ट है नासा परसिवियरेंस। ये नासा का मिशन है परसिवियरेंस, जो मार्स पे जाएगा, मंगल ग्रह पे पहुंचने वाला है, इसलिए न्यूज़ में इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तियानवे-1 क्या है, ये न्यूज़ में इसके बारे में देखेंगे। चार मीनार अभी न्यूज़ में हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन देखेंगे क्यों न्यूज़ में है और क्या है इससे रिलेटेड न्यूज़। आईएसएल डिक्शनरी क्या है, इसे देखेंगे। नागालैंड की असेंबली ने अभी एक पैनल बनाया है, फॉर्म किया है, किस लिए? ताकि नागा पॉलिटिकल इशू को रिजॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व किया जा सके, मतलब हल किया जा सके। नेक्स्ट है मोर फाइनेंशियल पावर्स फॉर सीनियर ऑफिसर्स। जो आर्म फोर्स के सीनियर ऑफिसर हैं, मतलब जैसे सेंट्रल आर्म फोर्स है, बीएसएफ हो गई, आर्म असम राइफल हो गया, तो ये जो आर्म फोर्स है उनके सीनियर ऑफिसर को ज़्यादा फाइनेंशियल पावर देने के लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है अभी। तो ये क्या है, इसे देखेंगे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, मतलब संशोधन करने के लिए। तो ये क्या न्यूज़ है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और ये एक्ट क्या है, इसे देखेंगे। नेक्स्ट है हाउ इज़ WHO फंडेड। WHO है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फंड कहाँ कहाँ से आता है, किस तरह से आता है, कौन कौन से टाइप है, जिस तरह से इसे पैसा आता है WHO के पास, तो ये सारा डिटेल से पढ़ेंगे, ये भी न्यूज़ में है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट है जी नासा परसिवियरेंस। नासा क्या है? नासा जैसे हमारी कंट्री की, इंडिया की इसरो स्पेस एजेंसी है, इसरो ये सैटेलाइट भेजती है स्पेस में, ऐसे ही ये नासा यूएसए की है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी, ये पता ही होगा आपको। उसने परसिवियरेंस नाम का, इसका नाम है, जो मिशन भेजा है किस पे, मार्स पे। ये देख लो आप, ये है जी मिशन जो मार्स पे भेजा है, ये मार्स पे भेजा है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ये 7 महीने के बाद, 7 मंथ के बाद क्या है, अर्थ से मार्स पे पहुंचने वाला है। ये अभी भेजा था 7 महीने पहले नासा ने, तो ये पहुंचने वाला है, इसलिए न्यूज़ में है। ये जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था परसिवेरेंस रोवर। ये रोवर है, रोवर मतलब घूमने वाला है। जो ये दिखाई दे रहा है आपको, देखो इसके व्हील लगे हुए हैं, पहिए, ये वहाँ पे घूमेगा और वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके लेके आएगा, रॉक वगैरह का, चट्टान वगैरह के, वहाँ की मिट्टी के। तो ये सैंपल कलेक्ट करके लेके आएगा वापस। तो ये रोवर भेजा है, परसिवेरेंस रोवर है, ये याद रखना आपको। रोवर मतलब वहाँ पे घूम रहा है ये ऐसा माना जा रहा है कि जो मार्स पे एक जगह है जजेरो क्रेटर, जजेरो क्रेटर वहाँ पे प्लेस का नाम है जी। और क्रेटर क्या होती है? क्रेटर वोल्केनो, आप जानते हो, हमने बहुत बार करंट अफेयर में कंप्लीट किया है वोल्केनो। जब वोल्केनो पृथ्वी से, अर्थ से निकलते हैं तो क्या होता है, एक लेक टाइप बन जाती है, लेक, झील बन जाती है जी, उसी का नाम है क्रेटर। तो जजेरो क्रेटर है यहाँ पे मार्स पे, मंगल ग्रह पे, मार्स प्लानट पे, वहाँ जाके ये उतरेगा, लैंड करेगा। इसका प्राइमरी टास्क क्या है, मतलब इसका लक्ष्य क्या है परसिवेरेंस का? इसका लक्ष्य है जी टू सीक साइंस ऑफ एंशियंट लाइफ, मतलब वहाँ पे प्राचीन जो जीवन था, लाइफ थी, उसके देखना है कोई जीवन कैसे था, और वहाँ से कलेक्ट करना सैंपल ऑफ रॉक एंड रेगोलिथ। ये रेगोलिथ है जी, ये एल काट देना यहाँ से, ये रेगोलिथ है, मिसप्रिंट हो गया, रेगोलिथ। तो वहाँ से चट्टान है, उसके सैंपल लेके आएगा कलेक्ट करके। और रेगोलिथ के, रेगोलिथ क्या होता है? रेगोलिथ यही होता है अनकंसोलिडेटेड मटेरियल ऑफ रॉक्स, मतलब कि जैसे रॉक सिस्टम है, चट्टान है, उसके छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े या मिट्टी के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये ही क्या है, अनकंसोलिडेटेड है, मतलब अलग अलग पड़े हुए हैं। तो ये ही है रेगोलिथ, वहाँ से रिटर्न लेके आएगा ये परसिवेरेंस, वापस लेके आएगा, ये इसका काम है। अब इसे फ्यूल कहाँ से मिल रहा है? वहाँ चल रहा है जो, कुछ एनर्जी तो चाहिए जी, पावर। इसे फ्यूल मिल रहा है जी इलेक्ट्रिकल पावर से। और वो इलेक्ट्रिकल पावर मतलब बिजली कैसे बनाई जा रही है जिससे वहाँ चल रहा है ये प्लूटोनियम, आप जानते होंगे, ये रेडियो एक्टिव डिके, प्लूटोनियम का जब रेडियो एक्टिव डिके होता है तो उससे हीट जनरेट होती है, पैदा होती है। उस हीट से क्या है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करके इसे फ्यूल दिया जा रहा है परसिवेरेंस को। और क्या इसमें, नासा जो परसिवेरेंस है, ये इक्विपमेंट रोवर है जो, ये क्या है, वहाँ पे मार्स सरफेस पे कैसी शेप ले लेगा, मेमोरी अलॉयज़ की तरह ये शेप ले लेगा। मेमोरी अलॉयज़ क्या होते हैं जी? मेमोरी अलॉयज़ होते हैं जी, अलॉयज़ का मतलब तो आप जानते होंगे, मिश्र धातु, मतलब एक या दो धातु को, मतलब दो या दो से ज़्यादा धातु को मिला के बनाया जाता है, उसे बोलते हैं मिश्र धातु। मतलब टू और टू से ज़्यादा मेटल, अगर मेटल्स को मिक्स कर दिया जाए तो अलॉय बन जाता है, अलॉय, मिश्र धातु। तो अलॉय, ये अब ये मेमोरी अलॉय क्या होता है? मेमोरी अलॉय, मेमोरी अलॉय होता है जी, इसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, अगर इसे कोल्ड किया जाए, ठंडा किया जाए, तो ये क्या है, डिफॉर्म हो जाता है। डिफॉर्म का मतलब है जी इसकी शेप चेंज हो जाती है, मतलब आकृति इसकी चेंज हो जाती है। मान लो पहले ऐसा था,
ऐसे ये मेटल, ये अलॉय, तो इसकी आकृति कुछ ऐसे हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। लेकिन अगर इसे हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो क्या है, ये फिर प्री डिफॉर्म फॉर्म में आ जाएगा। प्री डिफॉर्म फॉर्म, प्री डिफॉर्म का मतलब है जी जैसा डिफॉर्म होने से, इसकी आकृति बदलने से पहले था, मतलब आकृति चेंज हुई ऐसा हो गया, लेकिन इसे गर्म करा जाएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, समझे, जैसे पहला था। तो ये मेमोरी अलॉयज होते हैं जिनकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है। तो ये भी नासा का जो परसिवरेंस है वो कैसी शेप ले लेगा, मेमोरी अलॉयज की शेप ले लेगा वहाँ पे। और एक क्या क्या लेके गया है, ड्रिल लेके गया जी, वहाँ ड्रिल करेगा, खोदेगा ज़मीन को, वहाँ पे जो भी है मिट्टी। कैमरा लेके गया, कैमरा से फ़ोटो खींचेगा, लेज़र लेके गया है, तो ये वहाँ क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा मार्स को, मंगल ग्रह को जो है जी, वो क्या है, खोजेगा वहाँ पे। अब ये सिग्निफिकेंट क्यों है जी ये मिशन, वाई इज़ दिस मिशन सिग्निफिकेंट, मतलब क्यों, महत्व क्या है जी इसका, इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस का मतलब अहमियत क्या है। देखो जी, ये जो परसिवरेंस मिशन है ये मॉक्सी लेके गया है, एक तो इंस्ट्रूमेंट, मॉक्सी क्या है, मार्स ऑक्सीजन इसरू एक्सपेरिमेंट, ये करेगा मार्स ऑक्सीजन इसरू। इसरू का क्या मतलब, इसरू का मतलब है जी इन सिटू रिसर्च यूटिलाइजेशन। अभी इसके बारे में भी डिटेल से देखेंगे। देखो ये फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार क्या है, ये जो परसिवरेंस है रोवर, पहले भी मिशन गए हैं मार्स पे, ऐसे ये पहला मिशन नहीं है। मंगल ग्रह पे और भी मिशन जा चुके हैं, वो हम देखेंगे कौन कौन से मिशन गए हैं, नासा के भी गए हैं और कंट्रियों के भी गए हैं। हमारी कंट्री ने भी भेजा था मंगलयान, आपने पढ़ा होगा, ये भी न्यूज़ में था बहुत कई साल पहले। तो ये क्या करेगा, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो परसिवरेंस है ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगा, बनाएगा मार्स पे। किसे यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड है ना जो मार्स पे CO2 है, CO2 को यूज करके क्या बनाएगा, ये CO2 को यूज करके ऑक्सीजन बनाएगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का मतलब यही है जी, मॉलिक्यूलर O2, क्योंकि क्या है, मॉलिक्यूलर क्या होते हैं, देखो जी ये तो एटम है, सिंगल सिंगल एटम हो गया एलिमेंट। तो एक क्या है, दो, जब एटम दो या दो से ज़्यादा मिलके एटम कुछ बना लेते हैं तो उसे मॉलिक्यूल बोलते हैं ना, मॉलिक्यूल। तो ये ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती है ना O2 में, तो ये बस यही है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑक्सीजन ही है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाएगा CO2 से। और इंसिटू क्यों बोला है इसे, क्योंकि इंसिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन इसरू, इंसिटू इसलिए बोला है जी, इंसिटू का मतलब है लोकल, जहाँ जैसे जिन, मतलब ये एरिया है, इस एरिया के रिसोर्स यूज करेगा ये, क्योंकि मार्स पे तो मार्स की ही CO2 यूज करके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाएगा, मतलब लोकल रिसोर्सेज यूज करके। इसलिए देखो, रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब है, यूटिलाइजेशन मतलब यूज करेगा, प्रयोग करेगा रिसोर्स का, जो वहाँ पे संसाधन है मार्स पे, क्या CO2 को यूज करके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाएगा, इसलिए। तो ये इसरू इसलिए बोला गया है इसको। और ये क्या है, एक इंजेन्युटी लेके जाएगा। इंजेन्युटी क्या है, इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर है जी, फर्स्ट टाइम ऐसा है कि जो हेलीकॉप्टर लेके जाएगा, ये वहाँ पे मार्स पे फ्लाई करेगा, उड़ेगा। ये फर्स्ट टाइम नासा ने हेलीकॉप्टर भेजा जी, वहाँ पे छोटा सा हेलीकॉप्टर लेके जाएगा कि जी, और ये पहला हेलीकॉप्टर है किसी भी कंट्री का, ये नासा का भी, कि जो दूसरे प्लानेट पे, दूसरे ग्रह पे लेके जाएगा ये हेलीकॉप्टर, ये भी याद रखना आपको। अब प्रीवियस मार्स मिशन क्या है नासा के जो पिछले मार्स मिशन भी भेजे हैं, मंगल पे मिशन भेजे हैं, वो कौन कौन से हैं। देखो जी, एक प्लान स्टार्ट किया था मार्स पाथ फाइंडर मिशन 1997 में नासा ने। इसके तहत क्या है, बहुत सारे मिशन इनिशिएट किए नासा ने। कौन कौन से, नासा ने देखो 2003 में भेजे थे ट्विन रोवर, 2 रोवर भेजे थे, ऐसे ही चलने वाले रोवर में, मतलब चलने वाले जो इक्विपमेंट रोबोट से, ये स्पिरिट नाम के और अपॉर्चुनिटी नाम के, ये मार्स पे 2003 में भेजे थे, 2003 में। और 2012 में थर्ड अटेम्प्ट किया था, कौन सा, क्यूरियोसिटी नाम का एक भेजा था मार्स मिशन, मार्स पे भेजा था क्यूरियोसिटी। तो आपको ये याद रखना है, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी, ये किस मार्स पे भेजे थे, नासा के मिशन है, ये बस याद रखना आपको। तो इसमें इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है जी तियानवेन। ये तियानवेन भी मार्स मिशन है, लेकिन किसका है, ये है जी चाइना का। ये चाइना का फर्स्ट मिशन है जो मार्स पे जा रहा है। देखो जी, ये है जी तियानवेन, ये ऐसा कुछ होगा इक्विपमेंट, ये कहाँ पे, मंगल ग्रह पे जाएगा मई में, इस साल मई में जाएगा। ये चाइना का है फर्स्ट मिशन, मार्स पे जो जाएगा चाइना का फर्स्ट है। और ये क्या क्या लेके जाएगा, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। जो नासा का परसिवरेंस था वो तो सिर्फ रोवर लेके गया था जो वहाँ पे घूमेगा, रोवर तो आपने पता चल गया जो वहाँ पे घूमेगा। लैंडर क्या होता है, जो लैंड करेगा, मतलब उतरेगा, जैसे जहाज़ के लिए हम जो एरोप्लेन होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं ना वर्ड लैंड, मतलब जहाज़ जब उतरता है और यूज़ करते हैं टेक ऑफ, मतलब जब जहाज़ उड़ान भरता है उसके लिए टेक ऑफ। ऐसे ये क्या, जब ये परसीव जो ये होगा तियानवेन, जब मार्स ग्रह पे लैंड करेगा, उतरेगा, तो वो लैंडर कहलाएगा। फिर इस लैंडर से क्या है, एक रोवर निकल जाएगा, रोवर,
वो क्या है वहाँ पे घूमेगा, वहाँ एक्सप्लोर करेगा मार्स को। और ये एक है ऑर्बिटर, ऑर्बिटर है जो मार्स को ऑर्बिट करेगा। जैसे ये मंगल ग्रह है जी, मार्स है ये मार्स, इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, ऑर्बिट करेगा, ये है ऑर्बिटर। तो 3 पार्ट होंगे इसके क्रियान्वयन के। अब ये कब जाएगा, मई में जाएगा इस ईयर 2021 में मार्स पे लैंड करेगा, लैंड कर जाएगा ये। इसमें इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी चार मीनार। चार मीनार क्यों न्यूज़ में, चार मीनार इसलिए न्यूज़ में है जी, चार मीनार, ये चार मीनार है जी। पहले आप देखो ये है चार मीनार, चार मीनार इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसमें देखो चार मीनार दिखाई दे रही होंगी आपको, ये देखो, ये एक मीनार, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये चार मीनार है। एक मॉस्क है, मस्जिद टाइप है ये, तो इसलिए इसको चार मीनार बोलते हैं। ये किसने बनवाई थी, ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी 1591 में। ये याद रखना आपको, 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाही ने बनवाई थी। किस लिए, प्लेग एक बीमारी है जी, प्लेग डिसीज़, ये ख़त्म हो गई थी, इसका एंड हो गया था उस सिटी में। कहाँ पे बनवाई थी ये, कहाँ पे, हैदराबाद में, हैदराबाद में जी। हैदराबाद कहाँ पे, तेलंगाना में। तो ये क्या है, जब हैदराबाद में प्लेग का ख़त्म हो गई थी, डिसीज़ बीमारी ख़त्म हो गई थी। प्लेग चूहों से फैलती है जी, माउस से, चूहों से बीमारी एक। तो प्लेग जब ख़त्म हो गया था तब इसे बनवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाही ने चार मीनार को, इसकी खुशी में कि प्लेग ख़त्म हो गया सिटी से। इसके जो मीनार है ना, मीरान, उस पर क्या है, लोटस लीफ पे खड़े हुए हैं, मतलब जैसी मीनार बनी हुई है, इसके बेस पे क्या है, यहाँ पे लोटस की तरह पत्ते बने हुए हैं, इस पे ये खड़ी हुई है, मतलब जो कमल का फूल होता है ना, इस तरह के टाइप बने हुए हैं नीचे इसके कुतुब शाही बिल्डिंग में। अब न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए जी क्योंकि यहाँ पे एक चिला हुआ करती थी। चिला, चिला मतलब है स्मॉल श्रिन, श्रिन का मतलब है ये श्राइन, श्राइन है जो, श्राइन, श्राइन भी बोलते हैं, श्रिन भी बोलते हैं, श्राइन बोलते हैं वैसे इसे। जो श्राइन क्या होता है, पुण्य स्थल को बोलते हैं। जैसे ये है, जैसे ये है, इसके अंदर क्या है, जहाँ पे वर्शिप वगैरह करते हैं ना, जैसे मंदिर हो गया जी, मंदिर में क्या है, एक ऐसा ऐसा क्या है, साइट जगह होती है, प्लेस होता है जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी होती है। ऐसे ही मान लो किसी जगह में मस्जिद है, मस्जिद में एक ऐसा प्लेस होता है कि वहाँ पे वो क्या है, मेन जो वहाँ का जो वो होता है मौलवी, वो खड़े होते हैं वहाँ पे। तो ऐसे प्लेस को बोलते हैं श्राइन। तो यहाँ पे क्या है, एक श्राइन था, पुण्य स्थल, तो वो क्या है, मिला नहीं अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, वो गायब है, उसके कोई रिकॉर्ड नहीं मिले। इसके साइड में था, एडजेसेंट में, चार मीनार के साइड में था एक श्राइन, उस जिसे चिल्ला बोलते थे, चिल्ला, ये चिल्ला है जो, तो ये मिला नहीं, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, ये तो आप जानते होंगे। ये क्या है, 1861 में, आज़ादी से पहले बनी थी, जब ब्रिटिश का रूल था हमारे इंडिया पे, अंग्रेज़ों का राज था, तब बनी थी। किसने बनवाई थी, अलेक्जेंडर कनिंगम ने बनवाई थी। हम बहुत बार इसे पढ़ चुके हैं, अलेक्जेंडर कनिंगम, और ये इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। अब ये जो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट पे, इतना ही था इसमें। ISL डिक्शनरी, ये एक डिक्शनरी है जी, ISL इंडियन साइन लैंग्वेज, किसके लिए, जो क्या है, बच्चे क्या है, देख नहीं सकते या बोल नहीं सकते, उनको साइन लैंग्वेज से पढ़ाया जाता है जी, सांकेतिक भाषा से। तो उनके लिए ये क्या है, डिक्शनरी है, जिसमें क्या है, ये थर्ड एडिशन है ISL का। इससे पहले 2 एडिशन हो चुके हैं, ये थर्ड एडिशन हुआ है। जैसे बुक के एडिशन नहीं आते हैं, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, ऐसे ही यह है, डिक्शनरी का थर्ड एडिशन है, जिसमें 10,000 टर्म क्या है, ऐड किए, इंक्लूड हैं अक्रॉस 6 कैटेगरी, मतलब 6 कैटेगरी में 10,000 टर्म है जी, सिंबल है, साइन है, जिनसे क्या है बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा सके, जो बच्चे क्या है, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या फिर जो बोल नहीं सकते, ऐसे बच्चों को। तो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है एक, इसने क्या है, बनाया है इस ISL डिक्शनरी को, इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी है, इस सेंटर ने बनाया है, जो किसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है ये इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये इसी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। तो इसके बारे में यही था। इसमें क्या है कि एक एक्ट बना हुआ है 2016 का, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट। इसके थ्रू क्या है, साइन लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया, पहचान दी गई कि क्या है, ये भी जो कम्युनिकेशन है उसका मीन्स एक साधन हो सकता है। मीन्स का मतलब साधन, कि बच्चों को साइन लैंग्वेज से भी पढ़ाया जा सकता है, और उनके लिए साइन लैंग्वेज डेवलप करनी चाहिए, ताकि जो बच्चे सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको साइन लैंग्वेज से, सांकेतिक भाषा से पढ़ाया जाए। तो इतना ही है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी
नागालैंड असेंबली फॉर्म्स पैनल ऑन नागा पॉलिटिकल इशू। अभी नागालैंड असेंबली ने क्या किया है, एक 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है। एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जी, समिति, उसके 7 मेंबर हैं, 7 सदस्य हैं। किस लिए? नागालैंड पॉलिटिकल इशू को सॉल्व करने के लिए। ये कम से कम 20 सालों से इशू ये न्यूज़ में है, 2 डिकेड से। 2 डिकेड का मतलब 10 साल, 2 डिकेड मतलब 20 साल। हुआ क्या था 1997 में, क्या है, आफ्टर डिकेड्स, बहुत दशकों से क्या है, इन नागा का इशू चल रहा था। इशू क्या है जी, इसका इशू ये है, जैसे ये जी अपना हिंदुस्तान, ये जी यहाँ पे नागालैंड है जी, और यहाँ पे मणिपुर है, और यहाँ पे असम। ये नागालैंड, मणिपुर, असम का ये थोड़ा थोड़ा पार्ट करके यहाँ पे नागा पीपल है। नागा पीपल, नागा एक प्रजाति है जी, जाति के लोग हैं। वो क्या है, ये डिमांड करते हैं इनके लिए अलग स्टेट बनाया जाए। किस किस को मिला के? नागालैंड का कुछ हिस्सा आता है उसमें, मणिपुर का कुछ, असम का पार्ट, इन्हें मिला के अलग सेपरेट स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए, ये डिमांड करते हैं ये। तो ये क्या है, इसके लिए एक इशू बनाइए डिकेड। ये क्या है, पहले इशू चल रहा है, ये पहले से चल रहा है, मतलब कि आज़ादी से पहले का इशू है, और जो इंडिपेंडेंस मिली हमें 1947 में, उसके बाद से ये चलता ही आ रहा है इशू। तो 1997 में ये क्या है, जो आर्म्ड एक्सट्रीमिज्म थी, मतलब क्या है, जो यहाँ पे डिमांड करते थे अलग स्टेट की, वो क्या है, उससे थोड़ी शांत हो गया, पीसफुल, मतलब उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। किसने किया? एक ग्रुप था जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये ग्रुप है जी, जो किसने बनाया था? इसाक मुहिया एक नाम का लीडर था इनका, नागा पीपल का लीडर था, ये नेता था, इसने बनाया था। इसके लिए इनके नाम के पीछे लगा दिया, इस ग्रुप के पीछे IM, आई का मतलब है इसाक मुहिया, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, IM। इसने क्या है, सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, मतलब शांति डिक्लेयर कर दी। हम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं और शांति स्थापित करना चाहते हैं इस रीजन में, हम कोई भी इंसर्जेंसी वगैरह कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इन्होंने मान लिया, और इस तरह से ही क्या है, बहुत सारी टॉक्स हुई इनके, राउंड ऑफ टॉक्स, मतलब कई बार इन लीडर के, मतलब लीडर से और नागालैंड की जो गवर्नमेंट है उसके साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बहुत बार बातें हुई इनकी, कि जो प्रॉब्लम है, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इसको रिजॉल्व किया जा सके, कुछ हल इसका ढूंढा जा सके। लेकिन 2015 में क्या, एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट और ये जो ग्रुप है NSCN-IM के साथ, और 2017 में इस जो ये ग्रुप था इसने एग्रीड कर दिया, मतलब सहमत होगी ना सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, कि इन्होंने क्या है, कुछ इनमें एग्रीमेंट हुआ कि ये सेपरेट स्टेट की डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन अब ये देखते हैं ये कितना पुराना इशू है। ये जी प्री इंडिपेंडेंस से चल रहा है, आज़ादी से पहले का। देखो जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जब, इसने क्या किया 1826 में, 1826 में असम को अनेक्स्ड कर लिया। अनेक्स का मतलब है जी मिला लिया, मर्ज कर लिया। कहाँ मर्ज कर लिया, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने इंडिया में कुछ टेरिटरी पे राज कर रही थी ना, रूल कर रही थी। तो ये क्या है, दूसरे जो एरिया क्षेत्र मिलाती रहती थी जीत के, तो असम को भी मिला लिया। पहले असम क्या अलग हुआ करता था, सेपरेट, तो असम को भी मिला लिया ब्रिटिश इंडिया में। और 1881 में नागा हिल्स को भी मिला लिया, जो यहाँ पे नागा की पहाड़ियाँ हैं उनको भी मिला लिया, ये भी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गए 1881 में। तो उसके बाद क्या होता है, 1918 में, 1918 में फॉर द फर्स्ट टाइम नागा क्लब बनता है, नागा एक ग्रुप बनता है, नागा क्लब, कुछ लोग मिलके नागा क्लब बना लेते हैं। तो ये क्या है, ये फर्स्ट टाइम क्या है, नागा के लिए अलग सेपरेट होना के लिए डिमांड करते हैं ये अंग्रेज़ों से। और इन्होंने जब साइमन कमीशन आया था 1929 में, साइमन कमीशन आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, इसलिए आया था कि संविधान बनाया था जाए, इसलिए एक कमीशन बैठा था, अंग्रेज़ों ने बैठाया था, जिसमें 7 मेंबर थे, 7, जब सारे ब्रिटिश ही थे इसमें 7 मेंबर, कोई भी इंडियन नहीं था। तो इसका इंडियंस ने विरोध किया था, और नागा जो पीपल थे, नागा क्लब जो बना था, उसने भी इसका विरोध किया था, इसके अगेंस्ट कहा था कि हमें जो हमारे एंशियंट टाइम्स में, प्राचीन समय में हम जो हमारा स्टेटस था, हम उसी तरह रहेंगे, हमें अकेला छोड़ दीजिए, हम अलग स्टेट बनाएंगे। तो 1946 में क्या होता है, नागा नेशनल काउंसिल बनती है, जिसने डिक्लेयर कर दिया 14 अगस्त 1947 को, जब क्या है, जब इंडिया से पाकिस्तान आज़ाद हो गया था 14 अगस्त को, तो 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ था। तो इंडिया की इंडिपेंडेंस से एक दिन पहले ही नागा नेशनल काउंसिल थी, ग्रुप था नागालैंड में पीपल्स का, उसने डिक्लेयर कर दिया नागालैंड को इंडिपेंडेंट स्टेट, आज़ाद स्टेट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद से क्या है,
सॉवरेन नागा स्टेट बनाने के लिए नागा नेशनल काउंसिल ने एक क्या है अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए रेफरेंडम कराया 1951 में। रेफरेंडम का मतलब है जी, रेफरेंडम क्या होता है, ये यह होता है जी, कोई मान लो क्वेश्चन है, उस पर लोगों का वोट डलवाया जाता है, तो वो या तो येस में वोट करते हैं या नो में। अगर जो येस में करते हैं तो हाँ जो बात है वो मान ली जाती है, नहीं तो नहीं। तो इसलिए देखा जाता है कि किस पीपल क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं। तो रेफरेंडम करवाया कि नागालैंड इंडिपेंडेंट नागालैंड बनाने के लिए, तो 99% वहाँ जो लोग थे उन्होंने सपोर्ट किया कि इंडिपेंडेंट आज़ाद नागालैंड बनाया जाए अलग। लेकिन इसको माना नहीं गया, इस रेफरेंडम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं माना। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या होता है, 1952 में क्या होता है, अंडरग्राउंड नागा फेडरल गवर्नमेंट बन गई। मतलब इन लोगों ने अपनी अलग गवर्नमेंट बना ली इंडिपेंडेंट, और नागा फेडरल आर्मी अलग अपनी आर्मी बना ली, फौज भी अलग ही बना ली इन्होंने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर क्या किया, आर्मी भेज दी इस इंसर्जेंसी को, घुसपैठ को रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए आर्मी भेज दी नागालैंड में। और वहाँ पे एक इसके लिए रोकने के लिए जो इंसर्जेंसी घुसपैठ वगैरह इनको एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, इलीगल एक्टिविटीज़ को, फिर एक एक्ट पास किया 1951 में, सॉरी 1958 में एक्ट पास किया जिसका नाम था आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये एक्ट पास किया जी, किस लिए ये पावर देता है जी, जो सेंट्रल आर्म फोर्स है ना, सेंट्रल आर्म फोर्स जैसे बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, असम राइफल है, असम राइफल यहाँ डिप्लॉय होती है नागालैंड म्यांमार बॉर्डर पे। तो ये क्या है, इनको पावर देती है एक्स्ट्रा कि यह कि विदाउट सर्च वारंट, मतलब मान लो किसी के घर में किसी सर्च करना है, मतलब किसी घर में तलाशी लेनी है तो सर्च वारंट लेके आना पड़ता है ना, लेकिन उसके विदाउट सर्च वारंट ये सर्च कर सकती है यहाँ पे किसी के हाउस को। और क्या है, अगर 5 से ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठा चलते हैं तो ये क्या है, उन्हें वार्निंग दे के गोली भी कर चला सकती है, शूट कर सकती है जी उन्हें। तो इतनी पावर है जी इनके पास। तो ये एक्ट लाया गया। तो यही था जी इसमें सब कुछ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी हमारी मोर फाइनेंशियल पावर्स फॉर सीनियर ऑफिसर्स। अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है। कैबिनेट तो आप जानते हो ना, जैसे सीनियर मिनिस्टर होते हैं कुछ, जैसे होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, फॉरेन मिनिस्टर हो गया, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये कुछ मिला के इन्हें कैबिनेट बोलते हैं। बस इतना जान लो, लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा होगा। कैबिनेट ने क्या है, अप्रूवल किया है कि जो सीनियर ऑफिसर हैं आर्म फोर्स के, उन्हें क्या है, मोर फाइनेंशियल पावर दी जाए, वित्तीय पावर। कैसी पावर, ताकि वो क्या है, देखो जैसे मान लो कोई डिफेंस के इक्विपमेंट वगैरह खरीदने, यंत्र जैसे हथियार खरीदने हैं दूसरी कंट्री से, या अपनी कंट्री में किसी एजेंसी से, कंपनी से खरीदने बना रही है, तो खुद डिसीजन ली जा सके, इसके लिए पावर दी है कैबिनेट ने। कौन सी रैंक को, बिलो द रैंक ऑफ वाइस चीफ आर्म फोर्सेज, मतलब जो वाइस चीफ है आर्म फोर्स के, उस रैंक से नीचे भी क्या है, अप्रूवल दे सकें अधिकारी जो ऑफिसर हैं, इसके लिए पावर दी है। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है जी, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, अहमियत या इम्पोर्टेंस। क्या इम्पोर्टेंस है जी इसकी, इसकी ये जी, ये आर्म फोर्स में मॉडर्नाइजेशन लेके आएगा, मतलब कि आधुनिकरण। जबकि नए नए हथियार हैं, जो मॉडर्न आर्म्स हैं, एम्यूनिशन है, वो क्या परचेज कर सकेंगी आर्मी। इसके लिए क्या है, डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी बनाई गई 2020 में, 2020 में एक डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी, ये सितंबर 2020 में बनाई गई। इस पॉलिसी में क्या था, इससे पहले एक पॉलिसी चलती थी डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर ऑफ 2016, 2016 की एक प्रोसीजर चलता था, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर नाम से एक पॉलिसी चलती थी। तो उसको रिप्लेस कर दिया, इसने सुपरसीड कर लिया 2020 की डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी ने। तो डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी में क्या है, इसमें क्या है, पॉलिसीज और प्रोसीजर हैं कि किस तरह से प्रोक्योरमेंट, मतलब किस तरह से उपलब्ध कराए जा सकते हैं आर्मी को हथियार वगैरह, एक्विजिशन कराए जा सकते हैं। तो इसके लिए सारी डिटेल है, इंक्लूडिंग कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, ये जो कोस्टल एरियाज़ पे जो क्या डिप्लॉय होते हैं पर्सनल, उनके लिए सारे उन्हें भी कवर करता है ये। अब इस पॉलिसी की क्या हाईलाइट है, क्या क्या है इसमें, इसमें एक तो क्या है, इस पॉलिसी में रखा गया, इस डिफाइन किया वेंडर, इंडियन वेंडर। इंडियन वेंडर किसको कहा गया, इंडियन वेंडर उसको कहा गया, मान लो ऐसी कोई कंपनी है जो इंडियन रेजिडेंट सिटीजन की है, रेजिडेंट इंडियन सिटीजन की, मतलब इंडिया का सिटीजन है, भारत का नागरिक है और इंडिया में रहता भी है, रेजिडेंट इंडियन सिटीजन, और उसकी कंपनी में भागीदारी 51% तक है। मतलब जो फॉरेन कंपनी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसकी 49% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो जी एक कंपनी है, कंपनी मिला के इंडिया का कोई रेजिडेंट सिटीजन है,
मतलब इंडिया का नागरिक है, उसकी जिस शेयर है मतलब इसका कंपनी में 51% होना चाहिए और 49% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी आदमी का पैसा नहीं लगा होना चाहिए इसमें 49% से ज़्यादा। इसका मतलब है जी, जैसे मान लो 1 लाख करोड़ की कंपनी है, टोटल 1 लाख करोड़ की, तो इसमें क्या है 49%, इसका कितना हो जाएगा 49,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फॉरेन किसी भी विदेशी आदमी का हिस्सा नहीं होना चाहिए इसमें, विदेशी कंपनी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो ये एक कंडीशन, उसे बोला जाएगा इंडियन वेंडर। और दूसरी कैटेगरी बनाई गई न्यू बाई कैटेगरी, ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया, न्यू बाई कैटेगरी। इसमें क्या है, इसमें यह है कि ये इंडियनाइजेशन को स्टूबुलेट्स करेगा, मतलब एटलीस्ट 50%, कि जो भी क्या है डिफेंस के इक्विपमेंट है 50% इंडिया से ही खरीदे जाएं, परचेज किए जाएं, कम से कम 50%। तो ये है इसमें। नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर इंडिजिनस कंटेंट, मतलब कि इंडिजिनस का मतलब है जो हमारे इंडिया में जो इक्विपमेंट बन रहे हैं उनका ज़्यादा परचेज किया जाए। ये जो पहले पॉलिसी थी ना 2016 की डिफेंस जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर था 2016 का, उसमें जितना इंडिजिनस कंटेंट था, मतलब कि जितना भी इंडिया से परचेज करते थे इक्विपमेंट वगैरह, आर्म वगैरह, उनसे 10% ज़्यादा इसमें रखा गया जो 2020 की पॉलिसी थी। एक इसमें जी इम्पोर्ट एम्बार्गो लिस्ट, ये क्या है, इसमें 101 आइटम को रखा गया है, 101, जैसे हथियार, कोई भी हथियार वगैरह है वो क्या है इंडिया से खरीदेंगे गवर्नमेंट, और इसे रेस्ट्रिक्ट किया गया कि जो स्पेसिफाइड कंट्री हैं और उनसे क्या है, मतलब इसमें रखा गया है जैसे 101 आइटम है, ये कुछ जो निर्धारित कंट्रीज हैं, देश हैं, उन्हीं से ये क्या है, ये आइटम खरीदे जाएंगे, उन्हीं से परचेज किए जाएंगे। तो ये इसमें रखा गया है। एक इसमें ऑफसेट लाइबिलिटी है, ऑफसेट क्लाउज भी बोलते हैं, ऑफसेट क्लाउज या ऑफसेट लाइबिलिटी। ये क्या है, इसको गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया अगर इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अगर मान लो जी ये हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से, ये इंडिया है और ये मान लो फ्रांस से कुछ हथियार खरीद रही है, आर्म खरीद रही है, अगर फ्रांस में ये गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी से खरीद रही है, मतलब कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हो रहा है, समझौता हो रहा है, तो ऑफसेट क्लाउज नहीं होगा। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी से खरीद रही है तो होगा। अब ये ऑफसेट क्लाउज होता क्या है, ऑफसेट क्लाउज होता है जी, मान लो 10,000 रुपये के वीपन खरीदे फ्रांस से, इंडिया ने फ्रांस से खरीदे 10,000 रुपये के वीपन, हथियार। तो क्या है इसमें इंडिया की कंडीशन ये रहती है ऑफसेट क्लाउज में कि आप इसका कुछ परसेंट, मान लो 30% रुपया इंडिया में ही इन्वेस्ट करोगे। मान लो 10,000 का खरीदा, 30% कितना हो गया, 3,000 हो गया, 3,000 कि 3,000 यहीं पे इन्वेस्ट करोगे, चाहे आप यहाँ कंपनी लगाओ, चाहे यहाँ पे और कुछ बनाओ, यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, ये ऑफसेट क्लाउज होती है। लेकिन अब सिर्फ ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब अगर फ्रांस की प्राइवेट कंपनी से हथियार खरीदेगी तो ऑफसेट क्लाउज लागू होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट से ही खरीदेगी, गवर्नमेंट कोई कंपनी गवर्नमेंट से ही खरीदेगी, इंडिया फ्रांस की गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट से खरीदेगी, तो ये ऑफसेट क्लाउज नहीं होगा। ये आपको याद रखना हो, ऑफसेट क्लाउज सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट दे के पूछ सकता है, समझे। बस इसमें इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अमेंडमेंट्स टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये क्या है, देखो जी एक एक्ट है, कानून है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर अवस्था, मतलब जो 15 to 18 के साल के बच्चे होते हैं उनके लिए। ये क्या है, सारे बच्चों को इंक्लूड करता है ताकि उन्हें केयर की जा सके, प्रोटेक्शन किया जा सके बच्चों को, मतलब बच्चों की देखभाल और सुरक्षा करने के लिए ये कैबिनेट ने इस एक्ट में 2015 का एक्ट है, इसमें अमेंडमेंट करने के लिए कहा है, मतलब संशोधन करने के लिए बोला है। क्या अमेंडमेंट है, लेटेस्ट अमेंडमेंट ये है जी, इसने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको एम्पावर किया है, मतलब पावर दे दी है, किस तरह की, कि वो क्या है अडॉप्शन और मॉनिटर करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ को। मतलब कि जैसे बच्चे वगैरह गोद लेते हैं, कोई चिल्ड्रन गोद लेते हैं, और या फिर ये एक्ट है जो कानून है सही तरह से लागू हो रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, इसको मॉनिटर करेगा और अडॉप्शन के इशू को में ऑर्डर दे सकता है। मतलब बच्चों को जो गोद लेते हैं वो सही तरीके से, मतलब उन्हें रख रखाव हो रहा नहीं, इसकी मॉनिटर कर सकेगा। डीएम और एडिशनल डीएम दोनों को पावर दे दिए कि जो भी एजेंसी इसको इम्प्लीमेंट कर रही है नहीं कर रही है जे एक्ट को, मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ये कानून है, इसको ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, ये दोनों, ये एडिशनल डीएम और डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये मॉनिटर कर सकते हैं। एक इसमें डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाई जाएगी जो क्या है डीएम के अंदर ही काम करेगी, डीएम के अंडर,
मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसी के नीचे काम करेगी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। एक मतलब कि ये बना लो कि एक एजेंसी यूनिट बना दी, इसमें कुछ मेंबर होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पे, जो चाइल्ड की सुरक्षा करने के लिए बनाए जाएंगे, प्रोटेक्शन करने के लिए कि चाइल्ड का, बच्चों का कहीं एक्सप्लोटेशन तो नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए। तो ये डीएम के अंडर ही काम करेगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के। और क्या है कि किसी को मान लो शेल्टर होम बना लें चिल्ड्रन के लिए, मतलब कुछ ऐसे घर होते हैं ना धर्मशाला टाइप जिसमें बच्चों को रखा जाता है, अगर शेल्टर होम बनाने हैं तो क्या है, उसे जे एक्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना होगा, मतलब इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा जे एक्ट के थ्रू। और ये क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, डीएम ही इसे असेस करेगा कि उनकी कैपेसिटी या कंडक्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, चेक करेगा कि कोई शेल्टर होम बना रहा है तो डीएम ही करेगा इसे चेक। नेक्स्ट क्या है, डीएम क्या है, इंडिपेंडेंटली जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसकी फंक्शनिंग को एवेलुएट करेगा। और जो स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट है और एंड रजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, सबका देखभाल इस फंक्शनिंग ये चेक करेगा डीएम ही, डिजास्टर मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही चेक करेगा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यही जी एक समिति बना दी है चाइल्ड मतलब बच्चों के कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए, और उसमें कुछ सदस्य होंगे। इसकी क्या है फंक्शन को ये इवेलुएट करेगा, ये देखा है, इवेलुएट का मतलब है देखभाल ही करेगा, देखेगा क्या सही तरह से काम कर रही है नहीं कर रही है। और स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट ऐसी होगी, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स होंगे उनकी देखभाली। अब जे एक्ट है क्या जी, इसके बारे में ये क्या है, ये रिप्लेस करेगा 2000 का एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 का, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के नाम से ये एक्ट है, इसको रिप्लेस करेगा ये एक्ट। इसका टारगेट क्या है जी, टारगेट यही है जो चिल्ड्रन से रिलेटेड जितने भी क्या है गतिविधियाँ होती हैं अवैध, उनको क्या है केयर किया जा सके चिल्ड्रन की, बच्चों की, और प्रोटेक्शन सुरक्षा दी जा सके। इसके लिए क्या है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सेटअप किया गया है इस एक्ट के थ्रू, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एवरी डिस्ट्रिक्ट में, जो प्रत्येक ज़िले में एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और कमेटी बनाई गई है। ये क्या है, इसमें जितने भी मेंबर होंगे ना सदस्य, इनमें से कम एटलीस्ट 1 वूमन होनी चाहिए। चाहे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भी एक मेंबर होना चाहिए, जितने भी सदस्य हैं उनमें एक सदस्य महिला होनी चाहिए, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में भी। नेक्स्ट है जी, जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है इसको भी स्टैच्यूटरी स्टेटस दे दिया गया है ये एक्ट बना के, मतलब सांविधिक संस्था बन गई एक्ट के थ्रू, इसे एक्ट के थ्रू स्टैच्यूटरी स्टेटस दे दिया गया है, स्टैच्यूटरी बॉडी बन गई ये कारा। ये कारा है क्या, मतलब जो भी मान लो बच्चे गोद लेते हैं ना जी, चिल्ड्रन गोद लेते हैं, फॉरेनर ले रहे हैं या फॉरेन से ले रहे हैं, या फिर आप के इंडिया से ले रहे हैं या इंडिया से कोई विदेशी ले रहा है बच्चे गोद, तो इसके देखभाल ही करता है कि आप बच्चे को सही तरह से रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, तो या फिर इसकी परमिशन लेनी पड़ती है कारा से कि आप बच्चे गोद लेने के लिए। तो ये सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो अडॉप्शन के लिए काम करती है, तो इस ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। इस एक्ट में सेवरल न्यू ऑफेंसेस एक्ट मतलब ऐड कर दिए गए, सेवरल न्यू ऑफेंसेस का मतलब है कई सारे नए अपराध जोड़ दिए गए, जो अपराध की कैटेगरी में आते हैं, ऑफेंसेस का मतलब अपराध, नए अपराध जोड़ दिए गए। कौन कौन से, जैसे इलीगल अडॉप्शन मतलब अवैध तरीके से कोई बच्चे गोद लेता है वो अपराध माना जाएगा, या फिर यूज ऑफ चाइल्ड बाय मिलिटेंट ग्रुप, कोई आतंकवादी ग्रुप चिल्ड्रन को बच्चे को यूज करता है कोई मान लो आतंकवादी गतिविधियाँ फैलाने में, तो ये भी एक अपराध माना जाएगा। या फिर ऐसे अपराध ऑफेंसेज अगेंस्ट डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जो क्या डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, जो क्या जैसे जिसका हाथ पैर खराब है, इनके विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनको भी इस कैटेगरी में रखा गया, इस एक्ट में इंक्लूड कर दिया गया। और क्या जिसमें जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, चाहे गवर्नमेंट के थ्रू चल रहे हैं या फिर वॉलंटरी कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, एनजीओ चला रही है, गैर सरकारी संस्था चला रही है, वो सारे क्या है उनको मैंडेटरीली रजिस्टर कराना है इस एक्ट के थ्रू विदिन 6 मंथ। जब ये एक्ट चालू हो गया था, एक्ट बन के मतलब लागू हो गया था, 6 महीने के अंदर अंदर इन सारे जो चाइल्ड केयर के इंस्टीट्यूट हैं, बच्चों के देखभाल करने के लिए जो भी संस्थाएं हैं, उनको रजिस्टर कराना इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट के पास। मैंडेटरीली है ये, मतलब कि अनिवार्य है, कराना ही कराना है। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, हाउ इज़ WHO फंडेड। WHO की जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो पूरे वर्ल्ड वाइड हेल्थ के लिए कुछ रूल्स वगैरह रेगुलेशन वगैरह बनाती है, ताकि वर्ल्ड वाइड क्या है हेल्थ को, स्वास्थ्य को, पीपल के स्वास्थ्य को इंश्योर किया जा सके कि सबको स्वास्थ्य सही हो, उसके लिए काम करती है। अभी न्यूज़ में क्यों है और इसको फंडेड पैसा कहाँ से मिलता है ये देखते हैं हम। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है
वो हैं एंटोनी ब्लिंकन। इन्होंने अभी अनाउंस किया है, घोषणा की है कि उनकी कंट्री अमेरिका के $200 मिलियन, इतने मिलियन डॉलर WHO को देगा इस मंथ के एंड तक, मतलब फरवरी के एंड तक $200 मिलियन देगा WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। अब देगा ठीक है, न्यूज़ में क्यों? क्योंकि जो पहले प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, US के, अमेरिका के, उन्होंने क्या कर दिया था, विदड्रॉल का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था WHO से। विदड्रॉ मतलब अलग होने का, कि WHO से हम अलग हो रहे हैं, हम नहीं इसे पैसा देंगे कुछ भी। तो ये इसलिए न्यूज़ में विदड्रॉल का क्यों कहा था, ये आपने न्यूज़ में मैंने पढ़ाई भी था, क्योंकि इसने कहा था चाइना में जो कोरोना वायरस फैला था, WHO ने कोई जानकारी नहीं दी, चाइना का सपोर्ट किया इसने, तो इस वजह से विदड्रॉल कर लिया था। लेकिन अब उसने कहा है कि हम विदड्रॉ नहीं करेंगे, नए प्रेसिडेंट ने, और उन्हें अभी अनाउंस भी कर दिया US स्टेट सेक्रेटरी ने कि हम कुछ पैसे, मतलब $200 मिलियन पैसे देंगे WHO को। अब ये सिग्निफिकेंस क्यों है जी डॉलर दे रहे हैं? सिग्निफिकेंस इसलिए US के ने जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि देखो कोविड-19 की वजह से तो क्या है, हेल्थ वगैरह इंश्योरेंस करना ये क्या है, ज़रूरी है, एसेंशियल पार्ट है। लेकिन दूसरा क्या है, ग्लोबल लेवल पे अगर हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हेल्थ कैपेसिटी को अच्छा बनाना है, और सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए सुरक्षा अगर क्रिएट हमें इंश्योर करनी है, तो ये हमारे लिए WHO का होना बहुत ज़रूरी है, और WHO में फंडिंग जानी भी बहुत ज़रूरी है। अब WHO में फंडिंग आती कहाँ से है? 4 तरीके हैं जी, 4 काइंड्स हैं ऑफ कंट्रीब्यूशन, मतलब 4 तरीके से WHO में फंडिंग दी जा सकती है, कंट्रीब्यूट की जा सकती है। पहला तरीका है जी असेस्ड कंट्रीब्यूशन। असेस्ड कंट्रीब्यूशन क्या है जी? असेस्ड कंट्रीब्यूशन उसे बोलते हैं जब कोई मेंबर बनता है, इसका कोई सदस्य देश WHO का मेंबर बनता है, तो उसे कुछ फीस देनी पड़ती है। और वो फीस कितनी होती है? कंट्री की जितनी भी वेल्थ है, जितना भी पैसा या पॉपुलेशन है, इसके आधार पे, इसके बेस पे कैलकुलेट की जाती है, तो इतनी फीस इसको देनी पड़ती है। एक हो गया असेस्ड कंट्रीब्यूशन। दूसरा हो गया वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। ये क्या है? ये जी जब क्या है, कोई भी कंट्री अपनी मर्जी से वॉलंटरी देना चाहे, तो ये उस कैटेगरी में आता है। अपनी मर्जी से मतलब देना चाहे कोई भी देश, कंट्री के मैं पैसा देना चाहता हूँ WHO को, तो ये उसमें आता है। नेक्स्ट कौन सी कैटेगरी है? कोर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। ये कोर वॉलंटरी कौन सी है? ये वो जी, मान लो किसी बीमारी को, किसी डिसीज़ को इमीडिएटली ख़त्म करने के लिए पैसा दी जाए, जैसे कोविड-19 आ गया, कोविड-19 को इमीडिएटली ख़त्म करने की कोई कंट्री पैसा दे WHO को, तो वो आता है कोर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट है जी एक पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस, PIP कंट्रीब्यूशन। ये क्या है? ये जी ये 2011 से स्टार्ट की गई ये कंट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, सारी कंट्री क्या करती हैं, फंडिंग देती हैं, इसलिए ताकि फ्यूचर में कोई भी पेंडेमिक आए, कोई भी बीमारी आए, डिसीज आए, उसको मिटाया जा सके। WHO के पास इतना पैसा हो कि वो रिसर्च करा सके, कि नई मेडिसिन बनवाने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट को पैसे दे सके, रिसर्च करा सके, नई वैक्सीन डेवलप की जा सके, तो इसलिए ये पैसा दिया जाता है। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज के टॉपिक इतने ही थे जी। देखो जी, आपको चैनल बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करना है, और ना ही लाइक करना है, ना ही कमेंट करना है, और ना ही लेक्चर देखना है अगर अच्छा ना लगे तो। बस क्या है, मुझे पढ़ाने का शौक है, मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करना है आपको। अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट है जी Question: in a case if the same person is appointed as the governor of 2 or more states, the emoluments and allowances payable to him will be borne by। ये कह रहा है अगर एक स्टेट के गवर्नर को दो या दो से ज़्यादा स्टेट के, दो या दो से ज़्यादा राज्य का गवर्नर बना दिया जाए, राज्यपाल बना दिया जाए, तो उसकी जो सैलरी अलाउंसेज हैं वो कहाँ से आएंगी, कौन देगा उन्हें? अब ये बताना जी, ये आपका ऑप्शन है। ये फर्स्ट है वन ऑफ द टू स्टेट्स डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो दो स्टेट का, अगर मान लो कोई गवर्नर, जैसे अभी क्या है, तेलंगाना के गवर्नर को पुदुचेरी का गवर्नर भी बना दिया गया, इसे एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया। तो अगर मान लो ये डिसाइड प्रेसिडेंट करेगा क्या, दो स्टेट के कौन से स्टेट को कितना प्रपोर्शन देना है, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा क्या? सेकंड बोल रहा है फर्स्ट स्टेट इन विच ही वाज अपॉइंटेड, जिस स्टेट में वो पहले गवर्नर था ना, वो स्टेट देगा, पहला स्टेट। सी बोल रहा है बोथ द स्टेट शेयर्ड बाई इन सच ए प्रोपोर्शन एज डिटरमाइंड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो क्या है, जो स्टेट है, दोनों स्टेट, वो दोनों शेयर करेंगे जितना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द सेकेंड स्टेट इन विच ही हैज़ बीन अपॉइंटेड। जो सेकेंड स्टेट है
जैसे मान लो पहले तेलंगाना का गवर्नर था, पुदुचेरी का बना दिया गया, तो ये सेकंड स्टेट देगा क्या जिसमें अपॉइंट किया है, तो ये बताना है आपको। बताइए जी, बताइए क्या आंसर होगा, ए बी सी डी, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है जी सी आंसर होगा कि कोई बहुत स्टेट जितना प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा इतना ही स्टेट्स को देना पड़ेगा। ये प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा किसको कितना देना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, ई छावनी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप वाज लॉन्च्ड रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। मतलब कौन से मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया ई छावनी पोर्टल मोबाइल ऐप है एक, किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, इन्वायरमेंट ने, डिफेंस ने, एजुकेशन ने। ये कल ही पढ़ा जी हमने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट बताना है। फर्स्ट है तियानवान 1 इज द फर्स्ट मिशन टू मार्स फ्रॉम जापान। ये तियानवान 1 है, जापान का फर्स्ट मार्स मिशन है क्या? नासाज परसिवियरेंस रोवर विल लैंड एट जजेरो क्रेटर विच वॉज लाइकली फिल्ड विद वाटर इन द पास्ट। जो नासा का परसिवरेंस रोवर है वो जजेरो क्रेटर पे जाके लैंड करेगा, उतरेगा क्या, ये बताना आपको। देखो जी, फर्स्ट सेकंड या दोनों सही है दोनों गलत, कौन सा बताना है बताओ जी। देखो फर्स्ट गलत है जी, क्योंकि ये जापान का नहीं चाइना का आज ही पड़ा है जी। तियानवान मार्स पे उतरेगा, फर्स्ट मिशन है चाइना का। सेकंड बिल्कुल सही है, तो बी आंसर हो जाएगा, सेकंड ओनली। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हाइगा सोफिया एंड कोरा समटाइम सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन। ये दो प्लेस न्यूज़ में थे जी कुछ समय पहले, आपको बताना है कहाँ पे थे। अफगानिस्तान में, सऊदी अरेबिया में, टर्की में, ईरान में। ये जी इसका आंसर है सी, टर्की में। ये क्या थे, ये चर्च, चौरा चर्च था जी, और एक म्यूजियम था हागिया सोफिया। इनको क्या है, मॉस्क बना दिया गया, मतलब मस्जिद बना दिया टर्की में, इसलिए न्यूज़ में थे। तिब्बत पॉलिसी एंड स्पोर्ट एक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ द पॉलिसी ऑफ। ये तिब्बत पॉलिसी और स्पोर्ट एक्ट ये न्यूज़ में थे, किस किस कंट्री ने की पॉलिसी है, किस कंट्री ने बनाया है? चाइना, यूएसए ने, इंडिया, जापान। ये इसका आंसर है जी बी, यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बनाया है। किस लिए? ताकि जो बुद्धिस्ट पीपल है ना जी तिब्बत में, वो क्या है अपना अलग पार्लियामेंट बनाते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए ये पॉलिसी बनाई थी अमेरिका ने। नेक्स्ट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बतानी है जी, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये अंगटाड है, इज ए परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी दैट एम्स टू मैक्सिमाइज द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड असिस्ट देम इन देयर एफर्ट टू इंटीग्रेट इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी ऑन एन इक्विटेबल बेसिस। ये अंगटाड क्या है, एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल का मतलब है गवर्नमेंट ने कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया है इसे, एक बॉडी है जो क्या है व्यापार को, इन्वेस्टमेंट, निवेश को, डेवलपमेंट, विकास को क्या डेवलपिंग कंट्रीज़ में बढ़ाना है क्या, ये बताना आपको। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलिए एन इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर इश्यूड बाय अंगटाड प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ ग्लोबल एफडीआई ग्रोथ। मतलब ग्लोबल लेवल पे एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना ग्रोथ हुआ, कितनी उन्नति हुई, कितनी कंट्री में कौन सी कंट्री में कितनी एफडीआई आई, ये सब देखना है क्या इसका काम। थर्ड बोल रही है ओनली इंडिया चाइना रिकॉर्डेड पॉजिटिव एफडीआई ग्रोथ इन 2020। 2020 में क्या है, केवल चाइना और इंडिया ने ही पॉजिटिव ग्रोथ देखा है, उन्नति देखी है एफडीआई में, कि और कंट्रियों में सिर्फ नेगेटिव ग्रोथ है। तो ये बताना आपको कौन सा सही है स्टेटमेंट, 1 2 1 3 2 3 या 1 2 3। देखो जी तीनों सही हैं इसके। 2020 में इंडिया और चाइना ने ग्रोथ देखी है एफडीआई की, पॉजिटिव ग्रोथ, और बाकी सब नेगेटिव है। एफडीआई तो आप जानते होंगे, कई बार हमने करंट अफेयर में भी कंप्लीट किया है। जब विदेश से फंडिंग आती है हमारे, मतलब कि निवेश आता है विदेश से, कोई कंट्री आके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेवा देती है, वो उसे एफडीआई बोलते हैं। अगर हमारी कंट्री से, इंडिया से विदेश में जाएगा तो वो उस कंट्री के लिए एफडीआई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जी, आपको करेक्ट बतानी है स्टेटमेंट कौन सी है। नेपाल शेयर बाउंड्री विद 5 इंडियन स्टेट। जो नेपाल कंट्री है इंडिया के 5 जो स्टेट हैं, राज्य हैं, उनके साथ बाउंड्री लगाता है क्या। शारदा रिवर डिमार्केट्स नेपाल ईस्टर्न बॉर्डर विद इंडिया। जो शारदा रिवर है इंडिया की जो ईस्टर्न बॉर्डर लगता है नेपाल का, उससे इंडिया का बॉर्डर लगता है क्या, ईस्टर्न नेपाल बॉर्डर। करेक्ट बताना जी, 1 करेक्ट या 2 करेक्ट या दोनों करेक्ट या दोनों गलत हैं जी। देखो जी फर्स्ट बिल्कुल सही है, 5 स्टेट से बॉर्डर लगाता है, लेकिन ये शारदा रिवर है नेपाल के ईस्टर्न बॉर्डर नहीं लगाता बल्कि वेस्टर्न साइड बॉर्डर लगाता है। ये देखिए आप, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 ओनली। ये जी अपना हिंदुस्तान, ये नेपाल है, नेपाल के उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम 5 स्टेट से बॉर्डर लगाता है, और शारदा रिवर यहाँ पे है जी उत्तराखंड पे। तो नेपाल का वेस्टर्न बॉर्डर हो गया ना, इधर वेस्टर्न साइड है, इधर ईस्टर्न है, इधर नॉर्थ है, आपको पता होगा इधर साउथ है, तो वेस्टर्न साइड में बॉर्डर लगाता है नेपाल के, तो दूसरा गलत हो जाता है। नेक्स्ट है जी अरेंज द फॉलोइंग पोर्ट को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, मतलब नॉर्थ से साउथ में कौन कौन सा पोर्ट है ये बताना आपको। क्यूक्यू पोर्ट, ग्वाडर पोर्ट, सबांग पोर्ट, ये 1 2 3 डाल लो जी यहाँ पे।
बताओ जी, पहले कौन सा आएगा? 132, 123, 213, 213, 231। देखो जी, सबसे पहले आता है ये आपका ग्वाडर पोर्ट है, नॉर्थ पे ग्वाडर, ये पाकिस्तान में। फिर आता है क्वाको पोर्ट, क्वाकपू पोर्ट, ये कहाँ पे? क्वाकपू पोर्ट, ये जी म्यांमार में। फिर आएगा सावंग पोर्ट, ये जी इंडोनेशिया में, जिसे क्या डेवलप कर रहा है इंडिया। तो 213 को सी में है, तो सी आंसर हो जाएगा। ये आप मैप में देखिए, यहाँ पे जी ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में एक ग्वाडर पोर्ट है। और यहाँ पे जी, यहाँ पे म्यांमार में क्या है, कौन सा पोर्ट है? ये क्वकपो पोर्ट है। तो ये देखो नॉर्थ में, इधर नॉर्थ साइड है, इधर साउथ, नॉर्थ में ये ग्वाडर हो गया, फिर इसके साउथ में हो गया ये क्वकपो, और फिर इसके बाद ये आता है आपका सवांग पोर्ट। ये जी सवांग पोर्ट, ये जो आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड, इंडोनेशिया का ही पार्ट है, यहाँ पे इंडिया बना रहा है सामंग पोर्ट, ये डेवलप कर रहा है इंडिया। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। रेगुलेटिंग एक्ट है जी 1773 का, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिया, आपको करेक्ट बताना है कौन से स्टेटमेंट। फर्स्ट बोल रहे इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड। जो कोई भी आप प्राइवेट ट्रेड में, निजी ट्रेड में नहीं शामिल हो गए, कंपनी के जितने भी सर्वेंट थे उनको मना कर दिया इस एक्ट ने कि आप प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे कोई भी। सेकंड बोल रही इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल प्रेसिडेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। जो गवर्नर थे जी बॉम्बे, मद्रास और बंगाल के, उनको इंडिपेंडेंट, आज़ाद बना दिया एक दूसरे से। मतलब एक दूसरे से आज़ाद का मतलब है, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो अपने खुद के रूल खुद बना सकते हैं, मतलब अपने टेरिटरी के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। बॉम्बे अलग, मद्रास अलग, बंगाल अलग। नेक्स्ट बोला इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब इसने पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस की। आपको करेक्ट बताना जी। आपके ऑप्शन है जी, ये ऑप्शन है आपके, ये देखो 1 2 1 3 1 ओनली या 2 3। देखो जी, दूसरा बिल्कुल गलत है। इस एक्ट ने इन सबको इंडिपेंडेंट नहीं बनाया, बल्कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या सुप्रीम बना दिया, और जो बॉम्बे मद्रास थे इसके सबॉर्डिनेट बना दिया। मतलब बंगाल लॉ बनाएगा जो मद्रास बॉम्बे पे भी, मद्रास और बॉम्बे पे लागू होंगे। तो दूसरा गलत है, जहाँ जहाँ दूसरा उसे काट दो, ए कट गया, डी कट गया। अब तीन भी गलत है जी, थर्ड क्यों? क्योंकि ये लोकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब किसने इंट्रोड्यूस की थी? 1853 के एक्ट ने की थी। हमने अच्छे से एक्ट में किया भी हुआ है, अपने एक्ट किए हुए हैं हिस्टोरिकल सारे एक्ट। तो वन ओनली सी आंसर हो जाएगा जी। ये देखिए लोकल रिप्रेजेंटेशन किसने 1853 के एक्ट ने सबसे पहले की थी। नेक्स्ट है जी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के रिगार्डिंग डीआर की इंट्रोड्यूस की गई। डार की, ये डार की क्या मतलब है? डबल रूल। तो इसका क्या मतलब है ये बताना है आपको। डार की का इसका मतलब है जी, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैड द पावर ऑफ लेजिस्लेट इन देयर ओन शेयर। इसका मतलब है डायरकी का कि सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर है, मतलब कि प्रोविंशियल लेवल पे जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, लेजिस्लेचर है, दोनों को पावर है कि वो लॉ बना सकती हैं। या सेकंड, इसका मतलब है बोथ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द सेंट्रल लेजिस्लेचर हैड द राइट टू मेक लॉज फॉर इंडिया। मतलब दोनों के पास पावर है इसके डायरकी के थ्रू कि ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट है वो और सेंट्रल का जो लेजिस्लेचर इंडिया में, दोनों क्या लॉ बना सकते हैं। या फिर सी है सर्टेन सब्जेक्ट वर डिवोल्व टू द इंडियन मेंबर्स ऑफ द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड सर्टेन अदर्स टू ब्रिटिश मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मतलब कुछ लॉ जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उनमें कुछ इंडियन मेंबर भी थे ना, भारतीय, और कुछ ब्रिटिश मेंबर, कि कुछ कानून को इंडियन मेंबर बना सकते हैं और कुछ कानून को ब्रिटिश मेंबर बना सकते हैं, जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। या फिर डी डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट सब डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज। या जो सब्जेक्ट थे उन्हें दो कैटेगरी में बांट दिया गया प्रोविंसेस के में, और उन पे लॉ बनाने की दो तरह से लॉ बनाया जाता था। आपको बताना जी कौन सा करेक्ट है। देखो जी, डी आंसर इसका करेक्ट है। इसमें हुआ क्या था कि ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट में बांट दिया गया दो कैटेगरी में। इसी को बोला था डबल रूल या डायर की। ये सबसे पहले प्रोविंसेस में, मतलब राज्य में इंट्रोड्यूस की गई प्रोविंशियल लेवल पे 1919 के एक्ट में, और 1935 के एक्ट ने इसे अबॉलिश कर दिया प्रोविंस लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दिया। इसमें होता क्या है, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे कि इस पे लेजिस्लेटिव बॉडी लॉ बना सकती है, और रिजर्व सब्जेक्ट जो वायसराय के लिए थे, रिजर्व थे। इन सब्जेक्ट पे जो इसमें सब्जेक्ट थे, जैसे मान लो कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी विषय है, मान लो किसी पे कानून बनाना हो, लॉ ऑर्डर पे बनाना हो, एग्रीकल्चर के लिए, ऐसे कुछ थे। मतलब मान लो एग्रीकल्चर, इस पे क्या है, सिर्फ वायसराय ही कानून बना सकता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलके। तो इसकी वायसराय की दो काउंसिल थी ना, एक एग्जीक्यूटिव एक लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव ट्रांसफर सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगी
और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ वायसरॉय मिलके रिजर्व सब्जेक्ट के लिए, मतलब रिजर्व वायसरॉय के लिए रिजर्व रख दी गई इसमें। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, ये बताना है कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी ऑटोनोमस यूनिट एक्सरसाइजेज ऑल पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट दोज असाइन टू द यूनियन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अनुसार जो टेरिटरीज थी, जो यूनियन बनाती हैं मिलके, वो क्या एक ऑटोनोमस यूनिट होंगी और उनके पास पावर होगी, वो फंक्शन कर सकेंगी और कोई भी लॉ बना सकेंगी एक्सेप्ट दोज असाइन टू यूनियन, मतलब जो यूनियन को लॉ बनाने के सब्जेक्ट दिए गए हैं उन्हें छोड़ के किसी पे भी लॉ बना सकेंगी। सेकंड बोल रही है, ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया सेल फ्लो फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जितनी भी पावर और अथॉरिटी होंगी ना इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव होंगी। कॉन्स्टिट्यूशन से जो लिखा होगा उसमें उससे ड्राइव होंगी पावर। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये लिखा हुआ था क्या, ये बताना आपको। थर्ड बोल रही है, ऑल पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटेड एंड सिक्योर्ड इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज अलॉन्ग द इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब जितने भी पीपल हैं इंडिया में, लोग हैं, उनको इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज़ अलॉन्ग विद इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सारी जो अभी आर्टिकल 14 में है, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में भी था क्या पहले। आपके ऑप्शन है जी ये 3 ओनली, 1 3 1 2 या 2 ओनली, बताओ जी कौन सा करेक्ट है। देखो जी 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जितनी भी पावर अथॉरिटी है ना इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बल्कि पीपल से ड्राइव करेगी, लोगों से। तो ये इसलिए गलत हो जाता। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में लिखा हुआ था ये पीपल से ड्राइव करेगी, तो सेकंड गलत हो जाता। जहाँ सेकंड है वो काट दो। अब बचे ये, इन दोनों में क्या है, थर्ड बिल्कुल सही है जी और फर्स्ट भी बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो आज के क्वेश्चन इतने ही थे जी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हो क्या करना है। फिर मिलेंगे जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।